विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली पहुंचकर जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनएचएम के कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी रही, जिससे एनएचएम कर्मियों की हड़ताल से दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। दरअसल आज से आपात सेवाओं में तैनात एनएचएम कर्मी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। आज हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रांगण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी दिन भर हड़ताल पर रहे। हड़ताल के जाने से जो बच्चों का स्वास्थ्य जांच होती है वो सभी प्रभावित है, और जो अभी टीकाकरण चल रहा था हमारी टीमों के द्वारा वो भी प्रभावित है। जो टीबी की दवाइयाँ दी जा रही थी वो सभी प्रभावित है, और जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे थे एनएचएम कर्मी ही इसमें प्रमुखता से भागीदारी करते हैं, वो सभी प्रभावित है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो ब्लड बैंक से रिलेटेड हो। वहीं किच्छा के सरदार वल्लभ भाई पटेल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एनएचएम संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर हड़ताल की। इस दौरान हड़ताल पर बैठे एनएचएम संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन किच्छा के अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ को 6 महीने पूर्व ही हमारी दोनों मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के 6 महीने पूरे होने के बाद भी हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। हम इतने साल से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को हमारी सुध बिल्कुल नहीं है। हम इतने साल से इतने कम वेतन पे काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा वेतन विसंगति हो, और जो आउटसोर्सिंग से हमारे कर्मचारी रखे गए हैं उनको आउटसोर्सिंग से हटा के संविदा में मर्ज किया जाए। देखिए, 2 मांगे हैं सरकार से। एक है कि हमारा जो ग्रेड पे है वो लागू करना चाहिए, जो हरियाणा सरकार की तर्ज पे है। जैसे कि वहाँ पर हरियाणा सरकार ने, उन्होंने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको भी ग्रेड पे दे रही हैं, और बाकी एचआर पॉलिसी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। और दूसरा हमारा है कि देखिए, इन्होंने नई एक प्रथा चालू करी थी जिसको ठेकेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होता है, आउटसोर्सिंग नाम दिया गया है उसको। उसमें क्या होता है कि जो हमारे साथ के कर्मचारी लोग जो है उनको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कराया जाता है, जिसके जीएसटी के नाम पे और बाकी चीज़ों के नाम पे उनकी सैलरी को आधा कर दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि उनको भी आउटसोर्सिंग खत्म करके, थर्ड पार्टी की ठेकेदारी उसको खत्म करके उन सब लोगों को भी संविदा कर्मचारी में गिना जाए। कि वेतन विसंगति को, और दूसरी मांग है कि आउटसोर्स खत्म करके हमें आउटसोर्स कर्मचारी को एनआरएचएम के तहत रखा जाए, और सरकार हमारी मांग को सुन नहीं रही है और हमारे को से काम ले रही है, मगर हमारी मतलब जो हम सेवा दे रहे हैं उसके बदले जो है हमें कम मिलती है। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार तमाम दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही नजर आती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकासखंड डोईवाला अंतर्गत राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ की, जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक तो हैं, लेकिन स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जहां छात्रों को शिक्षा ग्रहण करना जान जोखिम में डालने के समान है। हमारे स्कूल की बिल्डिंग बहुत टूट रही है। जैसे कि हमारे जो सीनियर बच्चे थे उनके भी सर पे एक बार बिल्डिंग का वो प्लास्टर गिर गया था, इसलिए अब हमें भारी बैठना पड़ता है। जब बारिश होती है तो हमें डर लगता है कि कहीं ये बिल्डिंग ना गिर जाए हमारे ऊपर। स्थिति बहुत ख़राब है, और हम जब अंदर बैठते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। एक बच्चे के सिर पे प्लास्टर भी गिर गया था टूट के। जब बारिश होती है तब हम स्कूल आते हैं तो अंदर बैठने का बहुत डर लगता है कि हमारे ऊपर प्लास्टर ना गिर जाए।
बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है। सन 1982 में बिल्डिंग बनी हुई थी। उसके बाद जो है अभी इस पोजीशन में पहुंच गई है, लगभग 40-42 साल की ये बिल्डिंग हो गई है कि अब इसमें बैठ के जो है बच्चों को पढ़ाना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अंदर से बिल्डिंग का जो लेंटर है वो इतना कमज़ोर हो गया है कि प्लास्टर गिर गया है और नीचे से सरिये जो है वो चमकते हैं। कभी भी बिल्डिंग जो है गिरने का खतरा, हर समय जो है बिल्डिंग गिरने का खतरा बना रहता है। और विभाग का भी दिशा निर्देश ये हैं कि जो इस प्रकार की बिल्डिंगें हैं जर्जर अवस्था में, उनमें बच्चों को बैठा करके जो है अध्ययन न कराया जाए। इस क्षेत्र से जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री भी रहे, और यहाँ पे जो ये क्षेत्र है ये अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोगों का क्षेत्र है और किसान बाहुल्य क्षेत्र है। और मुझे तो शायद लगता है कि जो हमारे यहाँ के विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी रहे, शायद इसी वजह से उन्होंने इस स्कूल पर ध्यान नहीं दिया कि ज़्यादातर लोग यहाँ किसान हैं। इतना बुरा हाल है कि अगर बच्चे उसमें अंदर बैठे हों तो किसी भी समय छत गिर जाएगी और बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस विद्यालय की तरफ ध्यान दें और इस विद्यालय की बिल्डिंग को बनाने का कष्ट करें। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित देश के 13 जांबाज सैनिकों को बुधवार को तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई आकस्मिक मृत्यु की खबर से पूरा देश स्तब्ध और दुखी है। पूरे देश में मृतकों की आत्मा की शांति, श्रद्धांजलि और परिजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर से संबल प्रदान करने की कामना का क्रम लगातार जारी है। कैंडल मार्च का आयोजन किया है। ये हमारे आर्मी ग्रुप जसपुर की तरफ से किया गया है, आर्मी परिवार ग्रुप, उसका मैं संचालन करता हूँ। मैं कैप्टन अब्दुल हफीज, और यहाँ पे तकरीबन हम 400 परिवार हैं एक्स आर्मी ग्रुप के। उन सबके सहयोग से हमने उन जो ये शहीद हुए हैं उन सबकी शहादत को याद करने के लिए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये हमने कैंडल मार्च का आयोजन। आकाश में मृत्यु होने पर उनको वीरगति प्राप्त हुई है। उसी क्रम में यहाँ पे पूर्व सैनिकों द्वारा और हम सब नागरिकों द्वारा, सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। पहले श्रद्धांजलि सभा समदर्शी संस्था और अंतर्गत जितने भी NGO है सभी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा की गई। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 अन्य सैन्य अधिकारियों को कांग्रेस ने आज श्रद्धांजलि दी। भारत माँ के वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे। भारत माँ के वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे। जो जवान हमने खोए हैं उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन यह आघात जो देश को लगा है वह असहनीय है। उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। भारत माँ के अन्य वीर सपूतों का जो आकस्मिक निधन हुआ है उस पर हम सभी समस्त कांग्रेसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे, तथा पूरे परिवार को हम अपनी तरफ से सांत्वना देते हैं। श्रद्धांजलि रावत जी और अन्य उनको अर्पित करते हुए उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्व क्षति हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।